Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA and मैंने केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स मतलब केमिस्ट्री 11th क्लास केमिस्ट्री के 3 चैप्टर मैंने ऑलरेडी ख़त्म करवा दिए हैं. राइट. फर्स्ट 3 चैप्टर्स नेम क्या क्या था. एक प्रियोडिसिटी वाला था. और यार मुझे ना नाम भूल जाते हैं. वेयर इज दैट. एक प्रियोडिसिटी वाला था, फिर एक स्ट्रक्चर्स वाला था जिसमें डी ब्रोगली हाइजेनबर्ग वो सब कुछ था. फिर एक और चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर था व्हाट इज दैट, एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया ना, एक हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल. राइट. एंड एक फर्स्ट नंबर वाला चैप्टर था, उसमें क्या था, उसमें क्या था, कुछ था उसमें. चलो लेट इट बी. तो 11 के 3 चैप्टर्स मैंने खत्म करा दिए हैं. अब मैं सोच रही थी कि 12th क्लास भी साथ में स्टार्ट कर देती हूँ. ठीक है ना. तो सो दैट कि अब मेरी 12th के 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, फिर मैं एक दिन 11th एक दिन 12th एक दिन 11th एक दिन 12th लेकर आऊंगी. तो मेरे 10th के बच्चे क्या बोल रहे थे, कहते कि हम लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है. तो मैं छोटी छोटी वीडियोस भी ना बीच में 10th की लेके आ जाऊंगी, क्योंकि बच्चों देखो 11 12 कोई देख तो रहा नहीं है इस टाइम पे. तो मुझे कोई फ़ायदा तो मतलब अभी सब्सक्रिप्शन मिल ही नहीं रही है, लेकिन मैं 11 12 का सिलेबस ख़त्म करूँगी ही. वो तो मैंने करना ही करना है, बट साथ में ही थोड़ा सा 10th क्लास का भी ले आऊँगी. ठीक है ना. उसकी साइंस ले आऊँगी मैं. तो फिलहाल के लिए अभी मैं 12th स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर 1 जिसका नाम है सॉलिड स्टेट. ठीक है जी. तो सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, मतलब मैं विद दीपिका आनंद. लेट्स लर्न विद डीए पे. ओके. तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये आपकी इंट्रोडक्शन आ गई. क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1, एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस सेम है. चले आगे चले. सो यहाँ पे आ जाती हूँ मैं. तो गाइस ये आ गई आपकी इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या है, सॉलिड स्टेट, जैसे कि नाम ही है चैप्टर का, सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट है ना, चैप्टर का नाम ही है सॉलिड स्टेट, है ना जी. तो हम लोग जितने भी सॉलिड्स है सबके बारे में पढ़ेंगे. क्या सॉलिड होता है, सॉलिड होता क्या है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. क्या होता है, किस तरह से बनता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ लेंगे. उसका स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं वो सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है ना. और मैंने इसमें सिलेबस क्यों नहीं लिखा है, हाय मैंने सिलेबस नहीं लिखा है. 11th क्लास के सारे चैप्टर्स में मैंने सबसे पहले सिलेबस डिस्कस किया था, तो मैंने इसमें सिलेबस नहीं डिस्कस किया हुआ है. ओहो. सिलेबस डिस्कस करें लेकिन बोर्ड पे करेंगे, सीधा ही आज डायरेक्ट सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा. या फिर मैं आज वाला सिलेबस बता दूं कि मैं आज क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, फिर मैं कल वाले लेक्चर में ना सिलेबस भी लेकर आऊँगी रिटर्न में. चलो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो मैं तैयार करके लाई हूँ ना फिलहाल, जो मैंने अभी रेडी किया हुआ है, जो मैंने पीडीएफ बनाई है, उसके हिसाब से आप पढ़ लो. तो कल मैं आपके साथ इस क्लास का इस चैप्टर का सिलेबस डिस्कस कर दूंगी. ठीक है. अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द सॉलिड स्टेट. द सॉलिड स्टेट. ठीक है. जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर. सॉलिड मैटर है ना, 3 टाइप ऑफ मैटर होती है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस. ठीक है. 3 टाइप ऑफ मैटर होती है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस. एंड ये क्या है, फॉर्म ऑफ मैटर विच पोजेस करता है, जिसमें रिजिडिटी होती है. रिजिडिटी क्या होती है, स्टिफनेस, है ना. रिजिडिटी क्या होती है, जो चीज़ लकड़ी क्या होती है, रिजिड होती है. इरेजर. ठीक है. पानी बह जाता है, इरेजर. ठीक है. और भी चीज़ें, हमारा हाथ बिल्कुल रिजिड नहीं है लेकिन हमारी बोन्स रिजिड है. ठीक है ना. ऐसी रिजिडिटी इंट्रोडक्शन में. सॉलिड जो है वो क्या होता है, रिजिड होता है एंड हैज पोजेस डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. भाई सॉलिड के पास क्या रहता है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम रहती है. क्या रहता है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम. ये इसके साथ किसके पास, सॉलिड के साथ रहता है. तो सबसे पहले हमें सॉलिड का पता होना चाहिए, ये स्टेट ऑफ मैटर है. ठीक है जी. ये वन स्टेट ऑफ मैटर है. एंड सेकंड इसमें सॉलिड क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट क्या होता है, वॉल्यूम रहता है. ओके. आगे चलते हैं. ठीक है. व्हाई डू सम सब्सटेंस एग्जिस्ट एज सॉलिड. भाई कोई थोड़े थोड़े सब्सटेंस जो होते हैं वो सॉलिड की तरह क्यों रहते हैं. यार यहाँ पे ना थोड़ी सी ना वो है, चलो छोड़ो, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ते, काम की चीज़ें पढ़ेंगे और आगे आगे चलेंगे. ठीक है ना. टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. तो ओए भाई फिर से डाउनलोड डिलीट कहाँ गया. तो मुझे टेंशन रहती है कि ये ले रहा है या नहीं. ओके. तो क्या हो गया, अब हम क्या पढ़ रहे थे, यही पढ़ रही थी मैं, यही पढ़ा रही थी. तो क्या हो गया, वाई डू सम सॉलिड जो होते हैं एग्जिस्ट सॉलिड, ये एग्जिस्ट एज सॉलिड. कुछ कुछ सबस्टांस जो होते हैं वो सॉलिड की तरह क्यों होते हैं. काम की बात पढ़ लेते हैं. यहाँ पे 2 तरह की फोर्सेस होती हैं, एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, एक थर्मल एनर्जी रहती है. हम लोगों ने 11 क्लास में, जिसने 11 क्लास पढ़ी है उसको तो पता ही होगा. तो मैं 12th क्लास पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी डिस्कस इन द 11th क्लास वेदर द सबस्टांस जो होता है विल एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, या तो लिक्विड या तो गैस होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेट फोर्स. उसके बीच में जो सॉलिड लिक्विड गैसेस होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके नेट
इफेक्ट उनका क्या होता है, गेट डिपेंड ऑन नेट इफेक्ट ऑफ द टू अपोजिंग। यहाँ पे दो अपोजिंग फोर्स रहती हैं, उसके बीच में क्या क्या रहती है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स रहती है, एक थर्मल एनर्जी रहती है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स रहती है, एक थर्मल एनर्जी रहती है। जरा पढ़ लें क्या होता है। दीज आर द फोर्सेज एग्जिस्टिंग अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, दो पार्टिकल्स रहते हैं, उसके बीच में जो, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेज रहती हैं उनको बोला जाता है, अभी अभी मैंने पढ़ाया, आई थिंक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के बारे में मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम, 11th क्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, फिलहाल के लिए हमें सॉलिड स्टेट करा देती हूँ। सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन खत्म करने के बाद मैं फिर से 11 का एक चैप्टर लेके आऊंगी। ओके, या फिर उसके बाद में अल्टरनेट डेज पे लेके आऊंगी, रोज के रोज एक चैप्टर, आधा आधा, एक टॉपिक, दोनों ही 11th और 12th क्लास दोनों का लेके आऊंगी। सो गाइज, सो आ गया, दीज फोर्सेज जो होते हैं एग्जिस्टिंग अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच ट्राई टू कीप द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर। ठीक है, हमारे दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, दोनों को क्लोज रखने के लिए, मतलब इसमें एक वैलेंसी है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बनाएंगे एंड क्या करेंगे, वो बाइंड हो जाएंगे। कंपाउंड ऐसे ही बनते हैं ना, जैसे H2O की बात करते हैं, H2O, तो ऑक्सीजन के पास क्या था, ऑक्सीजन की अगर मैं शेल की बात करूं, ठीक है, तो उसमें कितने हैं, पहली में तो 2 होते हैं, तो दूसरी में कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6, 2 की वैलेंसी रहती है इसमें, है ना। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, इसके पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा रहता है। अब ये तो नहीं बोलेंगे, अब उसकी आउटर मोस्ट शेल के पास क्या रहता है, कि एक एक्स्ट्रा रहता है ना, ये H हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, तो क्या करते हैं, यहाँ पे इसके पास वैलेंसी है और इसके पास एलिमेंट है, ये जाके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये बन गया H2O। ठीक है जी, H2O, इसी तरह से ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, आगे दूसरा भी पढ़ लो यार, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है, दिस एनर्जी पोजेसेस बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये एनर्जी पोजेस करती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ड्यू टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, हीट की वजह से क्या होता है, एनर्जी पोजेस की जाती है इलेक्ट्रॉन, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसके बीच में, उनके द्वारा। मैं तेज बोल रही हूँ तो मुझे बता दो। दिस एनर्जी ट्राइज टू कीप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपार्ट। ये एनर्जी क्या करती है, ट्राई करती है, ठीक है, कीप अपार्ट, ट्राइज टू कीप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक दूसरे के साथ बाउंड करने की, एक दूसरे के साथ रखने की कोशिश करती है, टू टेंड टू मेक मूव फास्टर। ओ हो, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेसेस बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ड्यू टू द टेम्परेचर। दिस एनर्जी ट्राइज टू कीप द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपार्ट। अपार्ट मतलब एक दूसरे से दूर रखने की। देखो ना, दूध उबल जाता है या फिर सॉलिड जो है वो गर्म हो जाता है, तो क्या होता है, वो लिक्विड बन जाता है ना, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो टाइटली एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, धीरे धीरे सेपरेट हो जाते हैं, है ना, टेंड टू मूव फास्टर, सो दैट कि वो फास्ट मूव कर सके। ठीक है, एट अ लो टेम्परेचर थर्मल एनर्जी कम हो जाती है, तो लो टेम्परेचर में थर्मल एनर्जी थोड़ा कम, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। लो टेम्परेचर में थर्मल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, कम हो जाती है, लो हो जाती है, लो टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी लो हो जाती है। ठीक है, ये वाली एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है थर्मल एनर्जी, टीई थर्मल एनर्जी। ठीक है जी, सो बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लेकिन क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, है ना। बोला तो जैसे सॉलिड पिघल जाता है तो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड में फ्लोएंसी ज्यादा होती है, वो फ्लो ज्यादा अच्छे से करता है ना। तो नेचुरल सी बात है ना, ये इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भागते हैं, फटाफट भागते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। लेकिन अगर ठंडा होता है तो बाइंड करके रखते हैं ना। तो इंटरमोलिकुलर एनर्जी फोर्स जो होती है ठंडे में लो टेम्परेचर में ज्यादा रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसके बीच में स्ट्रॉन्ग पार्टिकल वेरी क्लोज टुगेदर, सो इस तरह से। चलो जी आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टेज, आगे चलो। तो क्या होता है, जर्नल करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे जर्नल करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, ये छोटा छोटा लिखा हुआ है, अगर आप इसकी थोड़ी सी क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन थोड़ी सी बढ़ा लेना इसकी। ठीक है, 720 से लेके 1080 तक रख लेना इसकी रेजोल्यूशन। मैं कोशिश करूंगी इसकी रेजोल्यूशन 1080 तक ही रखो। तो कौन से ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके सॉलिड्स के, सॉलिड स्टेट के क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट, इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सॉलिड स्टेट की सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये तो बोलने से ही पता चलता है, ये आपको कुछ चीजें पहले से ही पता है। ठीक है ना, सॉलिड्स की कुछ ये चीजें पहले से ही पता है, ये क्लोजली पैक होते हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्मॉल, है ना। क्लोज नहीं है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम ही होंगी ना बच्चा, है ना। अगर पास होंगी, दूर दूर होंगी, तो फिर कैसे होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा नहीं हो जाएंगी, मतलब उसके बीच में ज्यादा हमारा मिलना जुलना नहीं है, गांठछाड़ नहीं है ना इसकी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, नेक्स्ट वाला पढ़ रही हूँ, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल
ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या करते हैं, हमेशा ऑक्यूपाई करते हैं फिक्स पोजीशन को एंड कैन ओनली ऑसिलेट करते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन। ठीक है, वो हमेशा अपनी ही मेन पोजीशन के ऊपर क्या करते हैं, वो ऑसिलेट करते रहते हैं। ऑसिलेट मतलब हिलते रहते हैं, अपनी पोजीशन के ऊपर हिलते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ, अभी क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे कुछ और भी है, बिकॉज ये इस प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, सॉलिड के बीच में कुछ और प्रॉपर्टीज रहती है, जैसे कि रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी हो गया, हाई डेंसिटी रहती है। डेंसिटी क्या है, घनित्व, घनित्व जो होता है वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है ना, डेंसिटी ज़्यादा रहती है। डेफिनेट शेप और वॉल्यूम एग्जिस्ट करते हैं, ये है ना, लिखने की जरूरत है मुझे नहीं ना। इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड्स को हम लोग, कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, सॉलिड को हम लोग हाथ से स्क्वीज नहीं कर सकते, कंप्रेशन नहीं होता है इसमें, नो कंप्रेसिव। ठीक है, इनकम्प्रेसिव, इनकम्प्रेसिबल, डेफिनेट, हैविंग डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, पता है ना यार, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, सॉलिड्स की। ठीक है, आगे चलो, हो गया, आगे चलो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ दिस, क्लासिफिकेशन है सॉलिड्स की, दो चीज़ों में होती है, क्रिस्टलाइन होती है, एक एमॉर्फस होती है। क्रिस्टलाइन होते हैं जैसे कि हमारे क्रिस्टल्स हो गए, नाम ही आ गया क्रिस्टलाइन, जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, जैसे डायमंड हो गया, जितने भी हो गए, सफायर हो गया, वो हो गया, रूपी हो गया, ये सब क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। इवन कि सॉल्ट हमारा क्रिस्टल फॉर्म में है, सॉल्ट हमारे क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं ना, फटकरी हमारी क्रिस्टल फॉर्म में होती है ना। क्या बोलते हैं फटकरी को साइंटिफिक लैंग्वेज में, बताना जरा, बताना फटकरी को तो। और अच्छा ठीक है, अमॉर्फस, अमॉर्फस क्या होता है, जिनको हम लोग काट सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, उसको बोलते हैं एमॉर्फस। तो पढ़ लेते हैं क्या होता है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस क्या होते हैं, पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, ऑल सॉलिड एलिमेंट्स, जस्ट जितने भी सॉलिड एलिमेंट होते हैं एग्जिस्टिंग इन दिस फॉर्म, मैक्सिमम जो ऑल सॉलिड एलिमेंट जो कि मेटल एंड क्या होता है नॉन मेटल, वो क्या होते हैं, सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। कंपाउंड एग्जिस्टिंग इन दिस फॉर्म, जो भी ऑल सॉलिड जो एलिमेंट होते हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है। एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड होते हैं जैसे रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, ये क्या है, पिच हो गया, तार हो गया, फ्यूज सिलिका हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलीमर एंड हाई मॉलिक्यूलर मास एक्स्ट्रा, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये है हमारे एमॉर्फस सॉलिड है। ये सब क्या है, हमारे एमॉर्फस सॉलिड है। ओके, क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड्स है। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ये थोड़े थोड़े पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, तो पढ़ लेते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, नहीं आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है ना, बड़ा करो उसको, दिख रहा है, होपफुली दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, देखो फिर दिख रहा है तो। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अच्छा, ये फर्स्ट आ गया आपका पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, एक आ गया क्या है, अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा रहता है इसमें, इसमें रहता है लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज होता है। ठीक है, दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं इसमें, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, एक होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, अ सॉलिड is said to be crystalline if its various constituent particles are arranged in definite geometrical pattern। ठीक है ना, अगर हमारे constituent particles proper geometrical pattern में एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, मतलब दूसरा ग्रुप भी ऐसे ही है। ठीक है, पेंटागन बना रहा है तो पेंटागन है, हेक्सागन बना रहा है तो हेक्सागन है, तो वो हमारे क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज। ठीक है, ऑर्डर, थ्री डायमेंशनल स्पेस में ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना रहे हैं डेफिनेट वाला, उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज। सो दैट देयर इज अ शॉर्ट रेंज एज अ लेस लॉन्ग रेंज ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, ऑन द अदर हैंड क्या हो गया भाई, ऑन द अदर हैंड हो गया, सॉलिड इज सेड टू बी क्या हो गया, एमॉर्फस होगा यहाँ पे, सॉलिड इज सेड टू बी एमॉर्फस, सॉलिड AMORPHOUS, सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड था। कोई और कलर का लूँ मैं पेन, कौन सा लूँ, ब्लू ले लेती हूँ। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड होगा, मार्कस नहीं है, एमॉर्फस है। ठीक है, AMORPHOUS सॉलिड।
ठीक है, सॉलिड होता है, देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, क्या होता है इसमें, नो रेगुलर अरेंजमेंट, देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्मॉल रीजन ओनली। ओके, ये जो होता है नो रेगुलर, नो रेगुलर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स of a constituent in a small region, short range, whereas crystalline solid. On the other hand, ये गलत हो गया हुआ है सारा. On the other hand, and in amorphous solid, there is a regular arrangement of particles in a regular arrangement of constituent particles, और most of there is only short range. ठीक है, ये रेगुलर अरेंजमेंट रहता है शॉर्ट रेंज के अंदर, मतलब जिनका अरेंजमेंट होता है वो पास पास रहता है, ऐसे करके अगर वो पास पास रहता है वो शॉर्ट रेंज होता है और लॉन्ग रेंज होता है। थोड़ा आगे चलती हूँ, देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये डायग्राम दी है, डायग्राम देखो जरा, डायग्राम से आपको पता चलेगा। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ, ये क्या है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ किसका है, ये QUARTZ, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कोटाज है, और ये कोटाज ग्लास है। ये क्वार्ट्ज बोलते हैं या कोटाज बोलते हैं, क्वार्ट्ज बोलते हैं, ठीक है, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास हो गया, ठीक है ना। जब वो पुराना कोई शीशा पुराना हो जाता है, पुराना कभी देखा है, पुराना शीशा देखा है आपने, ठीक है, उसके बीच में क्या होता है, उनके पार्टिकल्स जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में थोड़ा सा विलेंसी आना शुरू हो जाती है, खाली खाली गैप रहना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो ना अब उनका ना रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं रहता है। प्लास्टिक भी ऐसा ही होता है ना, लेकिन जो शीशा होता है, जो क्रिस्टल होता है, अच्छी क्वालिटी के क्रिस्टल्स होते हैं, उनका एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है। इवन कि सॉल्ट आप काटते हो ना, तोड़ते हो, तो वो भी प्रॉपर ऐसे प्रॉपर एक अच्छे से टुकड़े में कटता है। सॉल्ट की भी मैं अगर मैं बात कर लूँ तो उसके भी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, आगे पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और वो पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा किया होता है, पीरियोडिक रेपिटेशन ऑफ द यूनिट ऑफ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। ये रेपिटेशन, नो पीरियोडिक रेपिटेशन है उसमें, और ये पीरियोडिक रेपिटेशन दे रहे हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर्स की। देखो इसको, है ना, प्रॉपरली ये यूनिट सेल है, ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ये यूनिट सेल है, मतलब एक जो है वो 2 के साथ अटैच्ड है, ऐसे करके, ठीक है, एक 2 के साथ अटैच्ड है। इसी तरह से फिर आगे वो पैटर्न बना रहा है, इस तरह से एक लगा के, ठीक है, इस तरह से पैटर्न बना रहा है, ओके, इस तरह से। आगे चलो। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट नहीं लिखा हुआ था, पहले एक बार मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो भी पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, थोड़ा सा बड़ा कर लूँ मैं इसको। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन द क्रिस्टलाइन, ये क्या है, इलेक्ट्रिशियन ऑफ स्टैंड दैट शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये गलत लिखा हुआ है। ये मैंने शॉर्टकट लिखा था, वॉइस रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की थी और ये ऐसा हो गया। लिखो लिखो, आप लोग लिख लो, द क्रिस्टलाइन, CRYSTALIN क्रिस्टलाइन सबस्टांस होते हैं, सबस्टेंस शॉर्ट में लिखा मैंने, ठीक है, possesses sharp melting point, ठीक है, whereas ठीक है, यहाँ पे लिखा है whereas क्या होगा, the amorphous substance, ये क्या है, melt gradually over a temperature range, ठीक है। मैं फिर से लिख देती हूँ, मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, ये पूरी की पूरी लाइन ही गलत है, इसको मत देखो। द क्रिस्टलाइन मैंने लिख दी थी ना एक बार स्पेलिंग, क्रिस्टलाइन सबस्टांस शॉर्ट में लिख रही हूँ, सबस्टांस possess sharp melting point, ठीक है, whereas the amorphous substance melt क्या करता है, ग्रेजुअली, ठीक है, ओवर अ टेम्परेचर रेंज, बाकी यहाँ पे ठीक है, ओवर अ
टेम्परेचर रेंज, ओवर अ टेम्परेचर रेंज। ठीक है, यहाँ पे ये मेल्टिंग पॉइंट आ गया। फॉर दिस रीजन क्रिस्टलाइन क्या करते हैं, जब वो सॉलिड क्या करते हैं, सॉलिड हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन सबस्टेंस होते हैं, हम लोग क्रिस्टलाइन की ही पढ़ रहे हैं ना, क्रिस्टलाइन की हम लोग इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ रहे हैं हम लोग किसके किसके, एमॉर्फस और इसमें एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में। तो हमारा जो क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन सबस्टेंस में डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन रहता है। ये लिख लिया ना आपने, ये मैं साफ कर रही हूँ, ठीक है ना। तो हमारे क्रिस्टलाइन सबस्टेंस में क्या रहता है, सॉलिड्स में क्या रहता है, एक डेफिनेट, क्रिस्टलाइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन CRYS, क्रिस्टलाइन में डेफिनेट DEFINITE हीट ऑफ फ्यूजन होता है, FUSION फ्यूजन रहता है, ठीक है। वेयर द एमॉर्फस डू नॉट हैव, और एमॉर्फस में नहीं होता, एमॉर्फस में नहीं होता, ठीक है, डू नॉट हैव, ओके। फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एमॉर्फस में नहीं होता, इसमें रहता है, क्रिस्टलाइन में होता है। आगे चलेंगे, चलो। आइसोट्रोपिक एंड एनिसोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक क्या रहते हैं। तो इन केस ऑफ द एमॉर्फस सबस्टेंस प्रॉपर्टीज लाइक कौन कौन सी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, एक्स्ट्रा। आर क्या होते हैं, आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शंस, सारी जगह आइडेंटिकल रहती है। कौन कौन सी, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, पढ़ा है ना, रिफ्रैक्शन क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, थर्मल गर्मी से फैल जाने को थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। गर्मी है ना, लोहा गर्म होता है तो वो फैलना शुरू हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उनकी क्वांटिटी उसके ऐसे लगता है कि वो फैल गया, ज्यादा हो गया। पत्थर को भी अगर पिघलाएंगे तो वो भी लावा की तरह फूटना शुरू हो जाएगा, एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। दूध उबालते देखा है ना, है ना, देखा है ना, हाँ। तो ये क्या होता है, ये एक्सपैंड करना शुरू कर देता है, और आइडेंटिकल ये सारी जगह पे बराबर होता है, और आइडेंटिकल इन ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है जी। तो इन केस ऑफ किसमें किसमें, गैस एंड लिक्विड में, किसमें किसमें, गैस एंड ग्लास लिखा हुआ है, गैसेज एंड लिक्विड में, ठीक है, गैसेज और गैस और लिक्विड, ये दोनों इन दोनों फॉर्म्स में होता है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस एंड लिक्विड, ठीक है, गैस गैस एंड लिक्विड, ठीक है। तो क्या होता है दिस प्रॉपर्टी, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आइसोट्रोपिक। दिस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, आइसोट्रोपिक, और जो सबस्टेंस ये शो करते हैं उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक, ठीक है। जो जो सबस्टेंस ये शो करते हैं उसको बोला जाता है आइसोट्रोपिक सबस्टेंस, ओके जी। मैं फोटो को आगे पीछे पता क्यों कर रही हूँ, जब मैं ना इसको रिकॉर्ड करती हूँ ना तो ये गायब हो जाती है, फिर आधी कट जाती है अगर मैं साइड पे रखती हूँ तो, इसलिए आजकल मैं बीच में रखना शुरू कर दिया मैंने। तो फिर एनिसोट्रोपिक क्या होता है वो भी पढ़ लेते हैं। तो ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ द क्रिस्टलाइन सबस्टेंस द प्रॉपर्टीज मेंशन, ये जो मेंशन हम लोग ऊपर जो प्रॉपर्टी पढ़ी है कौन सी, ये वाली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन वगैरह जो होती हैं क्या करती हैं, ये मेंशन अबव वैल्यू डिफरेंट, मतलब इस केस में क्रिस्टलाइन केस में ये डिफरेंट डायरेक्शन में घुसना शुरू हो जाती है। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इसका एनिसोट्रोपिक, पक्का नहीं है, हर डायरेक्शन में बराबर नहीं जाता है, ये एनिसोट्रोपिक कहलाता है, ठीक है। एंड द सबस्टेंस एक्सिबिटिंग दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड एनिसोट्रोपिक, ओके। जो सबस्टेंस ये बिहेवियर शो करते हैं उनको बोलते हैं एनिसोट्रोपिक बिहेवियर। ये सबस्टेंसेस पता चल गया, ये थोड़ी सी थी, क्या थी ये, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सबस्टेंस एंड ये क्या है, अमॉर्फस सॉलिड। और भी है क्या, क्लीवेज विद द नाइफ भी है, पता नहीं मैंने लिखा है या नहीं लिखा, देखो क्लीवेज विद द नाइफ, मुझे नहीं लगता मैंने लिखा होगा, देख लो यहाँ पे बता देती हूँ क्या है ये। फोर्थ प्रॉपर्टी एक और थी, क्लीवेज, CLEAVAGE, क्लीवेज विद नाइफ, नाइफ मतलब काट सकते हो एमॉर्फिक को, क्रिस्टलाइन को नहीं काट सकते, ठीक है। एमॉर्फिक सॉलिड जो होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स को हम काट सकते हैं, इसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, एमॉर्फस सॉलिड्स को हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है बीइंग कट विद द शार्प नाइफ गिव अ क्लीन क्लीवेज, मतलब अगर हम लोग क्रिस्टलाइंस को काटते हैं तो वो बहुत ही क्लीन क्लीवेज देता है, बट उसका एमॉर्फस अंडरगोज अ रेगुलर अनब्रेकअप। एमॉर्फस जो होता है जैसे रबड़ वगैरह हो गया, वो रेगुलर पैटर्न नहीं देगा वो, ठीक है, वो रेगुलर पैटर्न नहीं देगा, वो आपको मतलब क्लीन क्लीवेज नहीं देगा, क्रिस्टलाइन क्लीन देगा आपको,
ठीक है। और इनफैक्ट ये कौन सा हो गया, कुछ और भी है इसमें लिखा हुआ, इनफैक्ट आर अदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स, वेयर एज जो क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड बोला जाता है, ट्रू सॉलिड बोला जाता है। और एमआरएफएस क्या होता है, ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं, उनको सुपर कूल्ड, ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड आर कंसीडर्ड एज हाईली सुपर कूल्ड लिक्विड और वेरी हाई विस्कोसिटी इज कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स। ठीक है, ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, मतलब लिक्विड तरह के होते हैं ये एमॉर्फस होते हैं, लेकिन इसको सुपर कूल किया जाता है। इलास्टिक को भी गर्म करके देख लेना कभी, फिर वापस अपनी शेप में नहीं आएगा ये, है ना। रबड़, वो जो होता है रबड़ हो गया, वो जो खींचने वाला रबड़ होते हैं बालों में लगाने वाले उनको, ठीक है, इनको स्यूडो सॉलिड भी बोला जाता है। इनको किसको, एमआरएफएस को ही, स्यूडो, SPSEUDO सॉलिड्स। ठीक है, अब यहाँ पे गंदा लग रहा है, लेकिन अगर आपने सुना होगा तो आप अपने अपने नोट्स अच्छे से सुंदर से बना सकते हो, ठीक है ना। मैं व्हाइट बोर्ड पे जाऊंगी तो मुझे वहाँ पे टाइम लग जाएगा, तो यहीं पे मैं लिखना शुरू हो जाती हूँ। जिसने समझना होगा उनको समझ आ रहा होगा, है ना। आपकी क्लास में इतना डिटेल्स में आपको नहीं समझाया जाता, यहाँ पे जितना मैं डिटेल में यहाँ पे आपको करवा रही हूँ। चल ठीक है, तो बता दिया फिर मैंने आपको स्यूडो सॉलिड्स क्या होते हैं। और है इसमें कुछ, these crystalline parts of the amorphous solids are crystallized, ये क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ द amorphous solids होते हैं। अच्छा मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, ब्लेड देखा, ब्लेड 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 देखा है ना, वो ऐसे करके टक होता, वो मेटल है लेकिन वो क्रिस्टलाइन सबस्टांस की तरह टक करके एकदम से कट जाता है ना, है ना। ये क्रिस्टलाइट्स बोलते हैं उसको, मतलब उसको एमआरएफएस सॉलिड्स को अच्छे से गर्म करके रखा होता है, फिर उसको ऐसी कंडीशन में लाया जाता है, ना ही वो क्रिस्टलाइन रहते हैं ना ही वो दूसरे रहते हैं, तो उसको क्रिस्टलाइट्स बोल दिया जाता है। ये मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। तो थोड़ी सी डायग्राम देख लेते हैं, ये क्या है। आइसोट्रॉपिक और इनिसोट्रॉपिक का थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ। यहाँ पे आपको डेफिनेशंस क्या होती हैं देख लो। एनिसोट्रॉपिक की डेफिनेशन होगी आपकी, इज अ प्रॉपर्टी इज ऑफ बीइंग डिपेंडेंट डायरेक्शन, ये डिपेंडेंट डायरेक्शन में जाती है। और आइसोट्रॉपिक क्या होती है, प्रॉपर्टी इज बीइंग इंडिपेंडेंट डायरेक्शन। प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, बट इसमें सेम प्रॉपर्टीज इन सेम डिफरेंट डायरेक्शन, सेम प्रॉपर्टी सेम डायरेक्शन, ठीक है। उसके क्या, मटेरियल हैव मोर देन वन रिफ्लेक्टिव, इसमें ज़्यादा रिफ्लेक्टिव, अरे डायमंड वगैरह देखा है ना, उसमें ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, कितनी फेस होते हैं, कितनी साइड्स होती है उसकी, शाइन करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या होता है, मटेरियल हैव मोर देन वन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे सिंगल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है इसमें। ऑल क्रिस्टल एक्सेप्ट क्यूबिक क्रिस्टल वुड एंड ये क्या, कंपोजिट मैटर, क्रिस्टल सारे के सारे एक्सेप्ट कौन सा गया, क्यूबिक क्रिस्टल हो गया और ये वुड वगैरह हो गया। और इसमें क्या है, क्रिस्टल लाइक क्यूबिक सिमेट्रिक एंड एमॉर्फिक मटेरियल, ये इसमें सारे आते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। नो क्या हो गया, ये थोड़ी सी डायग्राम्स हैं, डायग्राम भी देख लो। आइसोट्रॉपिक में आपके प्लास्टिक आ गया, ठीक है, ग्लास आ गया, प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस, आइसोट्रॉपिक। मेटल भी आ गया और डायमंड भी आ गया, इसी में आता है, ठीक है। एनिसोट्रॉपिक में क्या क्या है ये देखो जरा, एनिसोट्रॉपिक में क्या है, ये आ गया प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, वुड आ गया तुम्हारा, स्लेट आ गई, ये क्या है, आइस आ गई, और क्या है, टॉर्मलिन। टॉर्मलिन क्या होता है, ये जवाब देना मेरे को, इसको क्या होता है, कमेंट कमेंट। टॉर्मलिन, इस टाइम पे मेरे को कोई क्वेश्चन पूछता है नहीं है, तो फिर मैं भी वरी लेस रहती हूँ, क्योंकि अभी तो है नहीं है मेरे सब्सक्राइबर इतने, तो मैं भी पढ़ा के छोड़ देती हूँ। देखो आगे चलता है कि नहीं चलता चैनल। चलो फिर आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स, यूजेस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, तो एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। एमॉर्फस सॉलिड्स की डेफिनेशन है, ये क्या है, एप्लीकेशन। तो स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं थोड़ा 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 थोड़ा। अरे कहाँ जा रहे हो, ठीक है रहो यहाँ पे। तो ऑक्साइड ग्लास क्या होता है, टाइप ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास ये है SiO2 प्लस, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इस वाले चैप्टर में आपको सिर्फ एप्लीकेशन थोड़ी थोड़ी पढ़ लो। इसको इसको सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम है, ऑक्साइड है, और वो XX टाइम है, प्लस अदर ऑक्साइड मिलके ये बनाता है, ऑक्साइड ग्लास बनाते हैं। ये विंडो ग्लास है, आर्टिस्टिक कमर्शियल केमिकल ग्लासवेयर, ग्लास जो हम यूज करते हैं रेगुलर उसमें काम आते हैं ये एप्लीकेशन, ठीक है। ये एमॉर्फस सॉलिड की बात कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है, सॉलिडिटी है, फॉर्मल लार्ज शीट्स बना सकते हैं, बड़ी बड़ी शीट्स बना सकते हैं।
जो आप रेगुलर देखते भी होंगे आप खिड़कियों पे, दरवाजों पे, या आजकल कहीं कई सारी चीज़ें चली हैं। फिर ऑक्साइड ग्लास ऑफ SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस जी क्या है, जर्मीनियम डाई जर्मीनियम ऑक्साइड, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, चेक कर लूंगी मैं, चेक करके बता दूंगी, ठीक है। क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स वेवगाइड फॉर कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क में काम आता है, जैसे कि अल्ट्रा ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें, प्योरिटी और फॉर्मेशन ऑफ यूनिफॉर्म फाइबर्स, ठीक है जी। फाइबर्स, यूनिफॉर्म फाइबर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम में जो फाइबर क्लासेस यूज करते हैं ये उसमें काम आता है। ऑर्गेनिक पॉलीमर क्या होते हैं भैया, ऑर्गेनिक पॉलीमर, पॉलीमर, पॉलीमर पढ़ा है, प्लास्टिक वगैरह जो है वो पॉलीमर्स कहलाते हैं, पॉलीस्ट्रीन, ठीक है, जो नकली है, मैन मेड कपड़े हो गए, प्लास्टिक हो गया, ये सब पॉलीमर में आता है, ठीक है। PVC, PMM, स्ट्रक्चरल मटेरियल, प्लास्टिक्स वगैरह ये सब इसमें आते हैं। स्ट्रेंथ होती है इसमें, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है, लाइट वेट होता है, ईज प्रोसेस होता है ना, लिफाफे जो रहते हैं वो ईजी होते हैं, लाइट होते हैं ना, लेकिन पोल्यूशन भी फैलाते हैं साथ में। आगे अमरफस का सेमी कंडक्टर, अमरफस सेमी कंडक्टर क्या होता है, TeGeO2, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी एलिमेंट्स में यूज होते हैं ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस्ड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन, और चलो ये है अमरफस सॉलिड हो गया। सेमीकंडक्टर ये मैंने बता दिया ना, सोलर सेल में काम आता है, फोटोवोल्टिक ऑप्टिकल प्रॉम्प्ट लार्ज एरिया थिन फिल्म्स में काम आते हैं ये। मेटेलिक ग्लास हो गया, मेटेलिक ग्लासेस ट्रांसफार्मर कोर्स में काम आते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म होता है इसमें, आपने 10th में पढ़ा होगा। लो लॉसेस इसमें भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग रिबन, लंबे लंबे रिबन बनाते हैं। और ये क्या है, चाल्कोजेनाइड ग्लासेस, SSETE। और ये है आपका जीरोग्राफी, फोटो कंडक्टिविटी एंड फॉर्मेबिलिटी एज अ लार्ज एरिया फिल्म्स। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, जो आपको समझ आए बस उतना रखो। ये नाम अगर नहीं याद होते हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन याद रखो। तो यूजेस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड कर लिया। तो मैं सोच रही थी कि अभी अभी खत्म कर दूंगी, लेकिन आई थिंक क्लास ज़्यादा ही लंबी हो गई है, तो ये कल ही करेंगे। कल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बड़ा अच्छा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कल पढ़ते हैं, ठीक है, मिलते हैं कल। आज के लिए इतनी लेक्चर काफ़ी है। क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, ठीक है। अभी के लिए क्या करते हैं, बाय बाय, ठीक है, आधे घंटे की क्लास बहुत है, तो बाय करते हैं, टेक केयर, सी यू टुमारो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है। नहीं करोगे तो कैसे ग्रो होगा यार, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए है ना, प्लीज कर देना, ओके, बाय, टेक केयर, सी यू।